कुछ समय पहले की बात है। बालीपुर नामक गांव में वर्षा और अनीका दो बहनें अपनी दादी के साथ रहा करती थीं। वर्षा और अनीता के माता पिता का निधन हो चुका था जब वर्षा 5 वर्ष की थी। उसी समय से दादी वर्षा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अनीका से बहुत प्यार करती थी, उसे शहजादी बनाकर रखती थी। ऐसे ही समय बीत रहा था। फिर एक दिन, अरे अनीका, मेरी प्यारी बच्ची, इतना सज सवर कर कहाँ जा रही है? ओफो दादी, आज मेरी एक सहेली का बर्थडे है तो बस उसी की पार्टी में जा रही हूँ। और हाँ दादी, मेरा इंतजार मत करना, हम पूरी रात एंजॉय करने वाले हैं। ये पार्टी बहुत शानदार होने वाली है, ठीक है? ठीक है, पार्टी में भी जाओ। लेकिन मुझे तुम्हें ये बताना था कि कल तुम्हें लड़के वाले देखने आ रहे हैं। अरे यार क्या दादी, अभी क्या मेरी शादी की उम्र है? मुझे शादी वादी नहीं करनी, और अभी तो बिल्कुल नहीं। आप इन झमेलों में मत पड़िए, जब मुझे शादी करनी होगी तब मैं आपको बता दूंगी। लेकिन अभी मेरी लाइफ डिस्ट्रॉय मत कीजिए, मुझे एंजॉय करने दीजिए प्लीज। ओ मेरी शहजादी बेटी, तुझे शादी के बाद जितना एंजॉय करना है उतना एंजॉय कर लेना। अपनी दादी के भी तो अरमान पूरे कर। और तेरी दादी का क्या पता, आज है कल हो ना हो। बस मैं तेरे हाथ पीले करना चाहती हूँ, और ये रिश्ता बहुत अच्छा है, मैं इसे हाथ से नहीं निकलने दूंगी। इसलिए तुझे अपनी दादी की बात तो माननी ही पड़ेगी। अच्छा हाँ, वैसे लड़का करता क्या है? अमीर तो है ना? क्योंकि मैं गरीब घर में तो बिल्कुल भी शादी नहीं करने वाली। मुझे अमीर पार्टी चाहिए। अगर लड़का अमीर है तो ठीक है, सोच लेती हूँ। लेकिन मेरी कुछ शर्तें हैं, अगर वो इन शर्तों को मान लेता है तो ठीक है। अच्छा दादी, अब मैं चलती हूँ। अनीका अपनी दादी से मिलकर जाने लगती है। वहीं दूसरी तरफ वर्षा अपनी दादी के लिए गर्मा गर्म चाय लेकर आ रही थी। तभी उसका पैर फिसल जाता है और वर्षा के हाथ से चाय अनीका के ऊपर जाकर गिर जाती है। अंधी है क्या? देखकर नहीं चला जाता? दादी देख लीजिए, ये मेरी सुंदरता से जलती है, इसलिए कोई मौका नहीं छोड़ती। इसने चाय मेरे ऊपर जानबूझकर गिराई है ताकि मैं जल जाऊं और बदसूरत दिखूं। खुद तो है ही बदसूरत और मुझे भी बदसूरत करना चाहती है। नहीं अनीका दीदी, ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपको जानबूझकर क्यों दुख पहुंचाऊंगी? ऐसा तो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती। वो तो मैं दादी के लिए चाय लेकर आ रही थी और मेरा पैर फिसल गया, जिस वजह से चाय गिर गई। लेकिन शुक्र है कि आपको कुछ नहीं हुआ। इस बात का भी तुझे दुख होगा कि मेरी सुंदर राजकुमारी पोती जली नहीं, वो ठीक ठाक है। आँख खोलकर काम किया कर और ध्यान से चला कर। तुझसे घर के 2 काम भी ठीक तरह से किए नहीं जाते। मेरी प्यारी बच्ची, जा दूसरी ड्रेस पहन कर आ। अब तो यहाँ खड़े होकर तमाशा ही देखती रहेगी या मेरे लिए दूसरी चाय भी बनाकर लेकर आएगी? वर्षा के साथ हमेशा ऐसा ही होता था। दादी से भी उसे प्यार नहीं मिलता था और उसकी बड़ी बहन से भी उसे प्यार नहीं मिलता था। अगले दिन अनीका को लड़के वाले देखने आ जाते हैं और उन्हें अनीका पसंद आ जाती है और तभी उनकी नजर वर्षा पर भी जाती है। वैसे ये लड़की कौन है? अरे इसके बारे में आप क्यों पूछ रही हैं? अरे वो तो मैं बस इसलिए पूछ रही थी क्योंकि मेरे बेटे अजय का ड्राइवर राहुल भी मेरे बेटे जैसा ही है। बचपन से घर पर ही रहा है और उसे सीधी साधी और सिंपल लड़की की तलाश थी, तो बस इसीलिए। ओह अच्छा, ये बात है। ये भी हमारे घर पर बचपन से ही है। बेचारी के माता पिता एक हादसे में गुजर गए, तो मैंने इसे अपनी पोती की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है। हाँ, बिल्कुल पोती की तरह। तो बस तय रहा अनीका की शादी अजय से और वर्षा की शादी अजय के ड्राइवर राहुल से। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि राहुल के लिए राहुल जैसी सीधी साधी और सिंपल लड़की मिल गई।
दोनों बहनों का रिश्ता तय हो जाता है, लेकिन दोनों बहनों के रिश्तों में जमीन और आसमान का फर्क था। जब रिश्ते वाले चले जाते हैं तो अनीका गुस्से में अपनी दादी से कहती है, दादी, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। आपने ऐसा क्यों किया? हम दोनों बहनों की शादी एक ही मंडप में और एक ही घर में तय कर दी। आपने तो मेरे बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? उस नौकरानी की शादी मेरे इतने अमीर ससुराल में क्यों तय की आपने? ऐसा क्यों किया दादी? क्यों? अरे अनीका बेटी, मैंने तेरे बारे में ही तो सोचा है। तू अपनी दादी को क्या ऐसे ही समझती है? क्या ये बाल सफेद मैंने धूप में किए हैं? अगर वर्षा उस घर में ब्याह कर जाएगी तो तेरी नौकरानी बनकर तेरे आगे पीछे ही घूमेगी। और वैसे भी तुझे घर के काम काज तो आते नहीं। वर्षा सारे काम अच्छे से कर लेती है। अजय का नौकर उसका पति, तो ये हुई ना तेरी नौकरानी। अरे हाँ दादी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप बेस्ट हैं। आई लव यू दादी। अनीका और दादी की ये सारी बातें वर्षा सुन लेती है और ये सब सुनकर उसे बहुत ही ज्यादा दुख होता है और वो रोते हुए अपनी दादी के पास आती है। दादी, मुझे इस बात से कोई आपत्ति नहीं थी कि आपने मेरी शादी एक नौकर से तय की। आप मेरी शादी जहाँ पक्की कर देती, मैं हंसी खुशी वहाँ ब्याह कर चली जाती। लेकिन आपने मेरी शादी इसलिए पक्की की ताकि मैं वहाँ अनीका दीदी की नौकरानी बनकर रहूं। दादी, आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों? आखिर मैं भी तो अनीका दीदी की तरह आपकी ही पोती हूँ, तो फिर आप मुझसे इतनी नफरत क्यों करती हैं? क्यों दादी? क्योंकि तू मनहूस है। जब तू पैदा हुई तो सारा कारोबार पानी में डुबा दिया और जब तेरा 5वां जन्मदिन आया तो अपने माँ बाप को ही खा गई। और तेरी वजह से मैं समाज में भी खरी खोटी सुनती हूँ। एक पोती इतनी सुंदर और दूसरी छी बिल्कुल कोयला। इसीलिए मुझे तुझसे नफरत है। मैं तुझसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती। और दूसरी तरफ मेरी शहजादी बेटी को देख, जन्म लिया तो घर कैसे फला फूला और इसकी वजह से समाज में कितनी इज्जत मिलती है मुझे। दादी, जिंदगी और मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है। माँ पिताजी की मौत उसी समय होनी थी, तो इसमें मेरी क्या गलती? और अगर जन्म के समय कारोबार डूब गया तो इसमें भी मेरी क्या गलती? मैं तो तुम दोनों से कितना प्यार करती हूँ। अपनी जान तुम दोनों पर लुटाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन तुम दोनों हो कि मुझे एक फूटी आँख नहीं देखती। दादी, मुझे अपना मूड ऑफ नहीं करना, मुझे शॉपिंग करने जाना है। इस तरह दोनों बहनों की शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। वैसे तो नाम दोनों बहनों की शादी का था, पर तैयारियां सिर्फ अनीका की शादी की ही हो रही थी। महंगे महंगे मॉल से महंगी ड्रेस, महंगे मेकअप, सामान, ज्वेलरी, सब कुछ। और बेचारी वर्षा के लिए कुछ भी नहीं। एक दिन वर्षा अपनी दादी से कहती है, दादी, क्या आप मुझे शॉपिंग नहीं कराएंगी? क्या आप मुझे पार्लर नहीं भेजेंगी? क्या मुझे शादी का एक लहंगा भी नहीं दिलवाएंगी? तेरी माँ का पुराना सामान पड़ा है, उसे ही अपने साथ ले जाना और अपनी माँ की शादी का लहंगा ही पहन लेना। तेरे ऊपर पैसे खर्च कर अपनी अनीका की शादी में कोई कटौती नहीं करना चाहती मैं। हाँ, वाओ, अमेजिंग। दादी, मुझे पार्लर के बारे में पता चला है। मैं तो अपनी शादी पर उसी पार्लर से तैयार होने वाली हूँ। 50,000 रुपए तैयार रखना। आपकी शहजादी बेटी बिल्कुल परी लगने वाली है। हाँ, क्यों नहीं, सब कुछ तेरा ही तो है मेरी बच्ची। बेचारी वर्षा आँखों में आंसू लेकर वहाँ से चली जाती है। उससे ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था और वो किचन में जाकर अपने माता पिता को याद कर करके बहुत रोती है। माँ, पिताजी, आपके जाने के बाद प्यार क्या होता है मुझे तो पता ही नहीं। दादी और दीदी मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। मैं उनका कितना ख्याल रखती हूँ, उनसे कितना प्यार करती हूँ, लेकिन फिर भी वो मुझसे प्यार नहीं करती। आखिर मैंने दुनिया में आकर कौन सी
होगी जो मुझे प्यार नहीं मिलता। वर्षा अपने माता पिता को याद कर करके रो ही रही थी कि तभी उसे अनीका के चिल्लाने की आवाज आती है और वो बाहर आकर देखती है तो अचानक दादी की तबीयत खराब हो चुकी थी। दादी को बड़े से बड़े अच्छे से अच्छे डॉक्टर को दिखाया गया, लेकिन उनकी बीमारी समझ में ही नहीं आ रही थी कि आखिर उन्हें क्या हुआ है। और ऐसे ही समय बीतता जा रहा था और उनकी तबीयत बिगड़ती जा रही थी। एक दिन घर पर दादी की छोटी बहन आती है। अरे चंपा दीदी, आपके बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। डॉक्टर विष्णु को इलाज समझ में ही नहीं आ रहा। अब ना जाने आगे क्या होगा। चंपा दीदी, वैसे आपको पता है, सुना है नील पहाड़ी का पानी जो पीता है उसकी बड़ी से बड़ी बीमारी छू मंतर हो जाती है। अरे बहना, नील पहाड़ी का पानी, वहाँ जाना इतना आसान थोड़ी ना है। वर्षा दोनों दादी की बातें सुन लेती है और वो अपनी दादी को ठीक देखना चाहती थी, इसीलिए वो सुबह सवेरे किसी को कुछ भी बिना बताए नील पहाड़ी का पानी लेने के लिए निकल पड़ती है। वो कुछ रास्ता ही तय करती है कि तभी उसे एक जख्मी चिड़िया फड़फड़ाती हुई नजर आती है। अरे ये चिड़िया तो बहुत ज्यादा जख्मी है, मुझे इसे ठीक करना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अरे ये है क्या, तुम तो बोलती भी हो। हाँ, क्योंकि मैं चिड़िया नहीं बल्कि एक परी हूँ। मुझे एक काली दुष्ट जादूगरनी ने चिड़िया बना दिया। मैं उससे अपनी शक्तियाँ और परीलोक के जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेने जा रही थी जो उसने मुझसे चुराए हैं, लेकिन रास्ते में मैं जख्मी हो गई और मैं वहाँ तक नहीं जा पा रही। क्या सच में तुम एक परी हो? तो क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। तुम बहुत अच्छी हो। तुम्हें दूसरों का दुख नजर आता है। वो दुष्ट काली जादूगरनी बहुत खतरनाक है। वो हमारे परीलोक के शक्तिशाली जादुई सोने और चांदी के लहंगे चुरा कर लेकर आई है, जिसके अंदर परीलोक की सभी शक्तियाँ हैं। अगर उन लहंगों का उसने गलत इस्तेमाल किया तो अनर्थ हो जाएगा और परीलोक खत्म हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए, मैं वो जादुई सोने और चांदी के लहंगे कैसे लेकर आ सकती हूँ? फिर वो चिड़िया वर्षा को बताती है कि जादूगरनी कहाँ मिलेगी। उसके बाद वर्षा उस चिड़िया को सुरक्षित जगह रखकर जादूगरनी की गुफा में जाने के लिए निकल पड़ती है। कुछ दूर का सफर तय करने के बाद वो गुफा में आ जाती है। इस अमावस्या की रात ये परीलोक के जादुई सोने और चांदी के लहंगे पहनकर तुम शादी करने वाली हो और उसके बाद इसके अंदर की सभी शक्तियाँ हमें प्राप्त हो जाएंगी और फिर परीलोक को खत्म होने से कोई नहीं बचा पाएगा, कोई नहीं। मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम परीलोक के जादुई सोने और चांदी के लहंगे का गलत इस्तेमाल नहीं कर सकती। तुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, तूने यहाँ आकर गलती की है। और तभी वर्षा को परी की जादुई छड़ी नजर आती है और वो तुरंत उसे उठा लेती है। परी ने जैसे बताया था कि जादुई छड़ी का किस तरह से इस्तेमाल करना है, वर्षा उस जादुई छड़ी का बिल्कुल वैसे ही इस्तेमाल करती है। तो जादूगरनी उससे कहती है, देख लड़की, बेवकूफी मत कर। वो परी तुझे कुछ नहीं देने वाली। तुझे देखकर ऐसा लगता है तुझे सुंदरता की बहुत जरूरत है। अगर तूने जादुई छड़ी मुझे वापस कर दी तो मैं तुझे सुंदर बना दूंगी। मुझे मेरे रंग रूप से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं जैसी हूँ खुश हूँ। और उसके बाद वर्षा जादुई छड़ी की मदद से जादूगरनी को अच्छी तरह से सबक सिखाती है और उसे भस्म कर देती है और परीलोक के जादुई सोने और चांदी के लहंगे लेकर आ जाती है और जादुई छड़ी की मदद से परी को भी बिल्कुल ठीक कर देती है। वर्षा, मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। तुमने मेरे ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। बताओ तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मुझे मेरे लिए तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मेरी दादी बहुत ज्यादा बीमार है
और मैं उन्हें बीमार नहीं देख सकती। मेरे माता पिता तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चले गए। एक वो ही तो है, मैं उन्हें नहीं खोना चाहती। मैं उन्हें ठीक देखना चाहती हूँ। ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। और उसके बाद वर्षा परी के साथ घर वापस आ जाती है और परी अपनी जादुई शक्तियों से दादी की बीमारी छू मंतर कर देती है। और जब दादी को पता चलता है कि वर्षा अपनी दादी को ठीक करने के लिए अपनी जान की परवाह किए बिना कुछ भी सोचे समझे नील पहाड़ी का पानी लेने के लिए चली गई, तो उन्हें अपने किए पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है। मेरी प्यारी बच्ची, तू मुझसे इतना प्यार करती है कि तूने अपनी जान की भी परवाह नहीं की। और एक मैं बदनसीब जो तुझसे हमेशा नफरत करती रही, तुझसे प्यार के दो बोल नहीं बोले। मुझे माफ कर दे, मुझे माफ कर दे बेटा। हाँ वर्षा, तुम बहुत अच्छी हो, मुझे भी माफ कर दो। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तुम दोनों बहनों की शादी होने वाली है, इसलिए मैं तुम दोनों को तोहफा देना चाहती हूँ। अनिका, ये लो तुम्हारे लिए शादी का जादुई चांदी का लहंगा, और वर्षा ये तुम्हारे लिए जादुई सोने का लहंगा। फिर परी दोनों बहनों को परीलोक का जादुई सोने और चांदी का लहंगा देकर वहाँ से चली जाती है और दोनों बहनें अपनी शादी पर परीलोक के वही लहंगे पहनती हैं। फिर उस दिन के बाद से दोनों बहनें एक साथ अपने ससुराल में हंसी खुशी से जिंदगी गुजारने लगती हैं। बार्बी बहुत ही लाड प्यार से पली प्यारी लड़की थी। वो दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर थी। उसके घने सुनहरे बाल और नीली नीली हिरनी जैसी आंखें थी। केन और बार्बी दोनों बचपन से साथ ही पले बड़े थे। दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त थे। दोनों आपस में खूब लड़ते झगड़ते, लेकिन हमेशा साथ रहते। एक बार की बात है, केन और बार्बी दोनों नदी के किनारे खेल रहे थे। केन, मौसम कितना अच्छा हो रहा है, चलो नदी में नहाते हैं। नहीं बार्बी, मुझे लगता है कोई भयंकर तूफान आने वाला है, और वैसे भी मुझे पानी में बहुत डर लगता है। चलो यहाँ से। अरे बुद्धू, कोई तूफान नहीं है। मुझे तो नदियों में नहाना बहुत पसंद है। एक मिनट तुम मेरे कपड़े और हील्स का ध्यान रखो, मैं नहा कर आती हूँ। इतना बोलकर बार्बी नदी में कूद गई और वापस कभी नहीं आई। वो नदी के तेज बहाव में बह गई। केन लगातार कई दिनों तक उस नदी के किनारे बार्बी का इंतजार करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। केन हर रोज उसी नदी के किनारे बार्बी का इंतजार करता। उसे यकीन था कि वो एक दिन लौटकर उसके पास जरूर आएगी। उसने उसके दिए हुए कपड़े और हील्स को संभाल कर रखा था। महीनों बीत गए, लेकिन बार्बी का कोई पता नहीं चला। केन ने उसे ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उसे नहीं मिली। एक बार जंगलों के रास्ते से होकर आदिवासियों का एक काफिला जा रहा था। वो लोग जब पानी की तलाश में नदी के तट पर गए, तब उन्होंने एक लड़की को बेहोश अवस्था में देखा। उन्होंने जब उसका नब्ज देखा, तो उसकी सांसें अभी भी चल रही थी। वो लोग उसे उठाकर अपने साथ ले आए और होश में लाने की कोशिश करने लगे। 2 दिनों के बाद जब बार्बी को होश आया, कौन हो तुम लोग और ये मैं कहाँ हूँ? बेटी, तुम मुझे नदी के किनारे बेहोश मिली थी, तो हम तुझे अपने साथ ले आए। तुम कौन हो बेटी? मुझे नहीं पता अम्मा, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है अम्मा। कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम्हारे घर वालों का पता नहीं चल जाता, तब तक तुम हमारे साथ ही रहोगी। इस तरह बार्बी आदिवासियों के साथ रहने लगी। उन्हीं आदिवासियों में एक लड़का था नवीद। उसके पास कई तरह की अनोखी शक्तियाँ थी। उसने जब बार्बी को देखा, वाओ, अति सुंदर, माथे पर वही तेज और आँखों में वही दिव्य शक्तियाँ। इस लड़की से यदि मेरा विवाह हो जाए, फिर तो मुझे सर्वशक्तिमान होने से कोई नहीं रोक सकता। ये सोचकर नवीद बार्बी के पास जाता है। तुम्हें कुछ याद आया क्या अपने बारे में? नहीं नवीद, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। अच्छा छोड़ो, चलो मेरे साथ, तुम्हें जंगल में घुमा कर लाता हूँ।
तुम्हारा थोड़ा मूड भी ठीक हो जाएगा। बारबी नवीद के साथ जंगलों में घूमने चली जाती है। तभी नवीद बारबी से कहता है, सुनो, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ बोलो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। कृपया तुम मुझसे शादी कर लो। देखो नवीद, मुझे अभी अपने पास्ट के बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर मैं कौन हूँ, और मैं तो तुम्हें ठीक से जानती भी नहीं हूँ। मुझे जब तक अपने बारे में सब कुछ याद नहीं आ जाता, तब तक मैं तुमसे क्या किसी से भी शादी नहीं करूँगी। अच्छा बाबा, ठीक है, नाराज मत हो। चलो अब यहाँ से चलते हैं। और फिर दोनों कबीले पर आ जाते हैं। ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं, लेकिन बारबी को कुछ याद नहीं आता। इधर केन बारबी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, पर वो उसे नहीं मिलती। एक बार केन जंगल के रास्ते से जा रहा था, तभी उसकी नजर नदी के किनारे बैठी बारबी पर जाती है। केन बारबी को जिंदा देख खुशी से झूम उठता है। वो उसके पास आकर बोलता है, बारबी, तुम जिंदा हो? मुझे यकीन था तुम मुझे एक न एक दिन जरूर मिलोगी। तुम्हें नहीं पता मैंने तुम्हें ढूंढने की कितनी कोशिश की। आखिरकार तुम मुझे मिल ही गई। अब मैं तुम्हें खुद से कभी दूर नहीं जाने दूंगा। घर चलो बारबी। इतना बोलकर केन बारबी का हाथ पकड़ लेता है। आप कौन हैं? मैं आपको नहीं जानती। तभी वहाँ नवीद आ जाता है और केन को एक जोरदार थप्पड़ लगा देता है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी होने वाली पत्नी का हाथ पकड़ने की? यहाँ से चले जाओ, वरना इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। नहीं, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। बारबी, होश में आओ और मेरे साथ चलो। ये कहीं नहीं जाएगी। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो यहाँ से दफा हो जाओ। अगर हमारे कबीले वालों ने तुम्हें इस लड़की के साथ यूं जबरदस्ती करते हुए देख लिया तो तुम्हें जान से मार डालेंगे। हाँ, नवीद सही कह रहा है। आप यहाँ से चले जाइए। आपको कोई गलत फहमी हुई है। मेरा नाम बारबी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से चले जाइए। नहीं, मेरी आंखें कभी धोखा नहीं खा सकती। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन तुम्हें याद दिलाकर रहूंगा कि तुम ही मेरा सच्चा प्यार हो। इतना बोलकर केन वहाँ से चला जाता है। नवीद, जाने क्यों वो आदमी मुझे जाना पहचाना सा लग रहा था। कहीं वो सही तो नहीं बोल रहा। नवीद समझ जाता है कि बारबी की याददाश्त वापस आने लगी है। अब वो बिल्कुल भी देरी नहीं करना चाहता था। वो बारबी को अपनी जादुई शक्तियों से अपनी तरफ सम्मोहित कर लेता है और उसे शादी करने के लिए मना लेता है। घर आकर नवीद सबसे कहता है, अम्मा, हम दोनों ने मिलकर एक साथ रहने का फैसला कर लिया है। हम कल ही माता रानी के मंदिर में जाकर एक दूसरे से विवाह कर लेंगे। क्या बेटी, तुम तो अभी तक किसी से भी शादी करने से इनकार कर रही थी। अचानक तुम मान कैसे गई? खैर, अच्छी बात है कि तुमने घर बसाने का फैसला किया। आखिर कब तक ऐसे रहती? मैं भगवान से तुम्हारे अच्छे भविष्य की कामना करूंगी। बारबी पूरे तरीके से नवीद के सम्मोहन में थी। वो हर किसी से वैसा ही बोलती जैसा नवीद चाहता था। नवीद बहुत ही खुश था। आखिर उसकी शादी बारबी से जो होने जा रही थी। सभी लोग शादी की तैयारी में जुटे हुए थे। अगले दिन नवीद और बारबी की शादी थी। शादी में कबीले के सभी लोग आए हुए थे। शादी होने ही वाली थी कि तभी केन बारबी का वही फ्रॉक और हील्स लेकर शादी में पहुंचता है जो लास्ट टाइम बारबी उसके पास छोड़ कर गई थी। रुक जाओ, ये शादी नहीं हो सकती। ये मेरी बारबी है। बारबी, ये देखो, तुम्हारा फ्रॉक और तुम्हारे हील्स। पहचानो इसे, मैं तुम्हारा केन हूँ। प्लीज बारबी, याद करो। फ्रॉक और हील्स को देखते ही नवीद द्वारा किया गया सम्मोहन टूट जाता है और बारबी को सब कुछ याद आ जाता है। केन, मुझे सब कुछ याद आ गया। हे भगवान, ये मैं क्या करने जा रही थी? मुझे माफ कर दो केन। भगवान का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हें सब कुछ याद आ गया। चलो बारबी, अब घर चलते हैं।
एक मिनट कैन, रुको। जाने से पहले मैं नवीद को कुछ देना चाहती हूँ। इतना बोलकर बारबी नवीद को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई, ये जानते हुए भी कि कैन मेरा मंगेतर है और वो मुझे ढूंढ रहा है, फिर भी तुम मुझे शादी के मंडप में ले आए। नवीद, क्या बारबी सच बोल रही है? सच सच बता, क्या तुम्हें पहले से इस बारे में पता था? जी अम्मा, बारबी से मैं विवाह करना चाहता था, इसलिए जब केन बारबी को ढूंढ रहा था तभी मैंने उसे डरा कर भगा दिया था। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। तुझे माफी नहीं बल्कि इसकी सजा मिलेगी। अब से तुम्हें हमारे कबीले से निष्कासित किया जाता है और मैं चाहती हूँ तू अब से हमारे कबीले का हिस्सा नहीं है। बारबी बिटिया और केन की शादी बहुत ही धूमधाम से हमारे कबीले में की जाए। मैं बारबी को अपनी बेटी की तरह यहाँ से विदा करना चाहती हूँ और फिर इस तरह बारबी और केन की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी अपने राज्य आकर रहने लगते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन को दबाकर अभी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे किसी नई कहानी के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।